हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी क्लासेस की ऑनलाइन डिजिटल। अपने थर्ड सेमेस्टर का अपन बीएससी थर्ड सेमेस्टर ऑप्टिक्स वाला जो पोर्शन है सेकंड ईयर बोले, उसका अपन ने सिलेबस स्टार्ट किया था थोड़ा सा पढ़ने फर्स्ट का पोर्शन। और लास्ट लेक्चर में मैंने चर्चा की थी कि इंटरफेरेंस क्या होता है और प्रकाश का कणिका सिद्धांत क्या होता है, तो अपन पार्टिकल नेचर बोलते हैं। और वेव थ्योरी हाइगेंस का डिस्कस किया था बेसिक। बाद इंटरफेरेंस के बारे में जाना था कि पढ़ना ही इंटरफेरेंस अपन। इंटरफेरेंस दो टाइप से पढ़ना अपन, एक तो तरंगाग्र के विभाजन से, आयाम के विभाजन। मैंने बेसिक से यही जानकारी ली की थी आपसे कि चर्चा की थी तरंगाग्र वो सॉरी इंटरफेरेंस होता क्या है, ठीक है ना, और इंटरफेरेंस की क्या क्या कंडीशंस, ठीक है। उन सारी कंडीशंस को मैंने डिस्कस किया था एक एक कर को कि आपने परिभाषा पढ़ के आए हो कि समान आयाम, लगभग समान आयाम होना चाहिए। लगभग समान आयाम में क्यों, आवृत्ति समान क्यों, बेसिक बेसिक जो सारी चीज़ें थी उसका मैंने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज मैं फिर से अपना सिलेबस का जो टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, सिलेबस ही, ठीक है। इंटरफेरेंस की डेफिनेशन कि व्यतिकरण होता क्या है, क्या सब चीज़ें, ठीक है। तो उसी में अपन आगे की बात करते हैं। आज कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स की बात करते हैं, ठीक है भाई। कला संबद्ध सोर्स क्या होता है और कला असंबद्ध सोर्स क्या होता है। फिर अपन डिस्कस करेंगे कि कला संबद्ध भी दो प्रकार से हो, एक कालिक कला संबद्धता टेम्परल और एक स्पेशल यानी स्थानिक कला संबद्धता, ठीक है। तो उन सब की मैं चर्चा करूंगा आज आपसे। और ये अपनी यहाँ से छोटा क्वेश्चन का अपनी एक परिभाषा कंडीशन है, ठीक है। स्थानिक कला संबद्धता क्या होती है, कालिक कला संबद्धता, स्थानिक लंबाई क्या होती है, कालिक काल क्या क्या हो, ठीक है। तो उन सब की चीज़ें लेके छोटी छोटी डेफिनेशन ही हैं और कुछ आएंगे निकल, वहाँ से अपन ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें अपन वेव फ्रंट तरंगाग्र क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, बाद अपन वाईडीएससी में आ जाए डबल स्लिट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं चर्चा करता हूँ आपसे भाई, अभी के लिए मैं चर्चा करता हूँ आपसे कि कला संबंध सोर्स के बारे में, ठीक है भाई। पढ़ के भी आए होंगे और आपने पहले भी देखा होगा। आपसे चर्चा कर लेता हूँ कि कला संबद्ध स्रोत, कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं भाई। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, ठीक है भाई। कोहेरेंट सोर्स कला संबंध तुमने पढ़ा होगा, एक कला संबंध पढ़ा होगा, एक कला असंबद्ध सोर्स पढ़ा होगा, ठीक। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होगा, इनकोहेरेंट सोर्स क्या होगा, ठीक है। तो देखना भाई, अब देखो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। मान लो कोई एक सोर्स है, प्रकाश सोर्स। अब जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है वो तो कभी कला संबंध हो ही नहीं सकते। डिफरेंट डिफरेंट सोर्स मतलब इंडिपेंडेंट जो सोर्स है, मतलब एक अलग लाइट ले ली, एक दूसरे अलग लाइट ले ली, तो वो तो कभी कला संबंध हो ही नहीं सकते। अपन सोर्स एक लेंगे, उसकी किसी कारण कैसे भी स्लिट बना के वहां से दो अपन वेव निकालेंगे, दो तरंग निकालेंगे, दो प्रकाश सोर्स विभाजित करेंगे। तो उनके अलग अलग मेथड हैं जो अपन आयाम विभाजन पढ़ेंगे और तरंगार विभाजन, उससे यही काम किया जाता है कि सोर्स एक होता है, उसको दो भागों में किया जाता है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि कला संबंध सोर्स क्या होता है। कोई भी स्रोत कला संबंध सोर्स कहलाता है यदि उससे चलने वाली जो भी दो प्रकाश किरणें हैं, ठीक है, या फिर दो सोर्स कला संबंध सोर्स कहलाते हैं यदि उनमें जो कलांतर है, उनके मध्य जो कलांतर होगा, तरंगों के बीच जो कलांतर होगा, उसका मान समय के सापेक्ष क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। मतलब वो परिवर्तित नहीं, कलांतर का मान क्या नहीं होना चाहिए, परिवर्तित नहीं। अर्थात समय के सापेक्ष क्या रहना चाहिए, कलांतर नियत रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। ऐसी अगर कंडीशन है वहां पे तो उन सोर्स को अपन क्या बोलेंगे, कला संबंध, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो उन सोर्स को अपन कला असंबद्ध सोर्स बोलेंगे, इनकोहेरेंट सोर्स बोलेंगे, ठीक है भाई। तो मैं परिभाषा लिखता हूं और आपने पढ़ी भी होगी ये परिभाषा पहले। तो मैं लिखता हूं कला संबंध, ठीक है। मैं लिखता हूं दो प्रकाश स्रोत, मैं लिखता हूं यहां पे दो प्रकाश स्रोत कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। दो प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं यदि उनसे चलने वाली प्रकाश किरणों से संचरित प्रकाश किरण मध्य, प्रकाश किरण या तरंगों के मध्य, प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर का मान
प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर का मान परिवर्तित नहीं हो, कलांतर का मान परिवर्तित नहीं, अर्थात अर्थात कलांतर का मान समय के सापेक्ष नहीं, अर्थात कलांतर का मान समय के सापेक्ष, कलांतर का मान समय के सापेक्ष नियत रहता है, नियत रहे, ठीक। कलांतर का मान समय के सापेक्ष नियत रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी प्रकाश सोर्स होंगे, सोर्स को अपन क्या बोलेंगे, कला संबंध, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रकाश स्रोत, इस प्रकार के प्रकाश स्रोत को, इस प्रकार के इस प्रकार के प्रकाश स्रोत को, स्रोतों को कला संबद्ध कला संबद्ध स्रोत कहते हैं, तथा यह गुण कला संबद्धता, यह गुण कला संबद्धता कहलाता है। हाँ, यह गुण क्या कहलाएगा भाई, कला संबद्धता कहलाएगा, कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। क्या होगा, कोई भी प्रकाश स्रोत डिपेंडेंट तो हो ही नहीं सकते, मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। एक प्रकाश स्रोत होगा, उससे अपन निकालेंगे कैसे भी कर, ठीक है। तो वो प्रकाश जो भी लाइट है, जो तरंग है, क्या होंगी, अगर उनके बीच जो कलांतर का मान है परिवर्तित नहीं होना, के सापेक्ष क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए, फिर तो वो क्या कहलाएगा, प्रकाश स्रोत जो भी होंगे कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं, तथा ये गुण क्या कहलाता है, कला संबद्धता कहलाता है, ठीक है भाई। ये कोहेरेंट सोर्स था, कोहेरेंट सोर्स की बात थी। अगर मैं बात करूं ए कला संबंध की, ठीक है, कला ए संबंध, कला ए संबद्ध स्रोत की बात करूं, अगर मैं बात करूं आपसे इन कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है वो देखेंगे। इन कोहेरेंट सोर्स का मतलब ये हो गया कि जो कलांतर है वो टाइम पे डिपेंड करेगा, मतलब टाइम के सापेक्ष चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो नहीं रहेगा, ठीक है। क्या बोलेंगे, ए कला संबंध स्रोत बोलेंगे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ सेम परिभाषा यही, तो प्रकाश स्रोत, तो प्रकाश स्रोत ए कला संबंध स्रोत कहलाते हैं, तो प्रकाश स्रोत, तो प्रकाश स्रोत कला ए संबंध स्रोत कहलाते हैं, कला ए संबंध स्रोत कहलाते हैं, कला ए संबंध स्रोत कहलाते हैं। यदि यदि से संचरित प्रकाश किरणों के मध्य से संचरित प्रकाश किरणों या प्रकाश तरंगों, ठीक, प्रकाश तरंगों के मध्य, तरंगों के मध्य कलांतर का मान, कलांतर का मान परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, अर्थात कलांतर का मान समय के सापेक्ष नियत नहीं रहता, अर्थात कलांतर का मान समय के सापेक्ष, अर्थात कलांतर का मान समय के सापेक्ष नियत नहीं रहता है, कला ए संबंध स्रोत कहलाते हैं, कला ए संबंध स्रोत कहलाते हैं। इन कोहेरेंट सोर्स हैं, कला ए संबद्ध स्रोत कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, कला ए संबद्ध स्रोत, ठीक है। तो भाई डेफिनेशन पूछ सकता है, आपसे पूछेगा कला संबंध, कला संबंध, कोई छोटा क्वेश्चन बता दूं कैसा, कोई भी दो
इक्वेशन से दे देगा वेव की और पूछेगा बताओ कि ये दोनों तरंग क्या हैं, कला संबंध है या नहीं है। तो अपन को क्या करना है, कलांतर निकालना है और उसका टाइम के सापेक्ष डेरिवेटिव करके देखना है अगर वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, तो कलांतर अगर टाइम पे डिपेंड कर गया तो कला संबंध, और कलांतर टाइम पे डिपेंड नहीं किया मतलब उसकी वैल्यू 0 आ गई उसके सापेक्ष, कैसे हो जाएंगे, कला संबंध स्रोत। कैसे हो जाएंगे भाई, कला संबंध स्रोत। ठीक है भाई, यहाँ तक चीजें। अब देखो जो कला संबंधता है, संबंध का तो अपन को पढ़ना ही नहीं, अपन को तो कला संबंध सोर्स के बारे में जानना है और उसका यूज करना है। ठीक है, अब कला संबंध स्रोत होते हैं, इन 2 प्रकार से डिफाइन किया जाता है। कला संबंध स्रोतों को भी कितने टाइप से, 2 टाइप से डिफाइन किया जाता है। एक होता है कालिक कला संबंधता और एक होता है स्थानिक कला संबंधता। ठीक है भाई, 2 टाइप से होती हैं चीजें, एक होता है अपना कालिक कला संबंधता और एक होता है स्थानिक कला संबंधता होती है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहीं, कला संबंध स्रोतों को भी 2 प्रकार से कला संबंध कला संबंधता, ऐसे लिख दो, कला संबंधता के आधार पर प्रकाश स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। कला संबंधता के आधार पर प्रकाश स्रोतों को दो भागों में, प्रकाश स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है अपना कालिक कला संबंधता भाई, पहले होता है अपना कालिक कला संबंधता स्रोत, कालिक कला संबद्धता स्रोत, या फिर कालिक कला संबंधता बोल सकते हो। और दूसरा होता है स्थानिक कला संबंधता स्रोत, स्थानिक कला संबद्धता स्रोत। ठीक है भाई, को 2 टाइप से बांट दिया अपन, एक को टेम्परल बोलते और एक को स्पेशल बोलते हैं। ठीक है, कालिक कला संबंधता स्रोत और एक स्थानिक कला संबंधता स्रोत, इसके आधार पर कला संबंधता के आधार पर 2 टाइप से। अब भाई कालिक कला संबंधता स्रोत क्या होते हैं, कालिक कला संबंधता क्या होती है, कालिक कला संबंधता लंबाई क्या होती है, उन सब चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कालिक कला संबंधता क्या होती है। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ कि लाइट वेव कैसे सर्जित होगी, कैसे तरंग के रूप में आती है, उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो अपन को फर्स्ट पढ़ना है अभी यहाँ पे कालिक कला संबंधता, है ना, और वो स्रोत होगा, वो स्रोत ये हो जाएगा, अपन को पढ़ना है कालिक कला संबंध, कालिक कला संबंधता कब होगी स्रोतों के बीच में, वो देखना है अपन, कालिक कला संबंध। ठीक, तो अपन ये जानते हैं, तुमने ये चीजें पढ़ी होगी कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये एनर्जी लेवल होते हैं। जैसे ये बोलूँ मैं, ये मूल ऊर्जा स्तर है, ग्राउंड स्टेट, और ये क्या है, प्रथम उत्तेजित अवस्था। समझना भाई, प्रथम उत्तेजित अवस्था है, ये क्या है, प्रथम उत्तेजित अवस्था। मान लो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से यहाँ गया एक्साइटेड स्टेट, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड स्टेट ऐसे ही नहीं जाएगा, तो जाने के लिए क्या चाहिए, इसकी जितनी ऊर्जा होगी, इतनी ऊर्जा, मान लो इसकी एच न्यू ऊर्जा है, इस यहाँ से यहाँ लेवल में जाने की एनर्जी डिफरेंस कितना है, एच न्यू का। तो मैं अगर इलेक्ट्रॉन को एच न्यू ऊर्जा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ग्रहण करेगा, उसके बाद वहाँ जाएगा एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ क्या होता है, एक फोटोन का क्या होता है, अवशोषण। यहाँ क्या होता है, फोटोन का क्या होगा, अवशोषण। फोटोन का क्या होता है, अवशोषण। अब तुम ये भी जानते हो कि जब इलेक्ट्रॉन मान लो एक्साइटेड स्टेट में आ गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एक्साइटेड स्टेट में, तो यहाँ तुमने सुना होगा, पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁸ सेकंड तक ही स्टे कर पाता है। उसके बाद उसको कहाँ आना पड़ेगा, फिर से ग्राउंड स्टेट के अंदर आना पड़ेगा। जब ये 10⁻⁸ सेकंड तक यहाँ पे रुका, उसके बाद ये वापस फिर से कहाँ आया, ग्राउंड स्टेट में। तो जब ग्राउंड से एक्साइटेड में गया तो फोटोन का अवशोषण हुआ था, अब एक्साइटेड से ग्राउंड में आएगा तो क्या करेगा, फोटोन का इमिशन करेगा। यहाँ से एक क्या होगा, फोटोन का इमिशन होगा, मतलब यहाँ क्या होगा, ऊर्जा का क्या करेगा, ये उत्सर्जन करेगा। ऊर्जा का क्या करेगा भाई, उत्सर्जन करेगा। तो ये जो एनर्जी की फॉर्म है, ये जो लाइट की फॉर्म में निकलती है, एनर्जी किसकी, लाइट की फॉर्म में निकलती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की फॉर्म। ठीक है, जिसको अपन विद्युत चुम्बकीय तरंगे बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या समझे कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अगर उत्तेजित अवस्था से निम्न आता है
तो किसी परिमित टाइम में के लिए, किसी टाइम के लिए, यहाँ कोई टाइम होगा पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम इंटरवल के लिए इसका जो वेव फंक्शन आएगा, इसका जो तरंग फलन आएगा, इसकी जो एनर्जी का ये ग्राफ आएगा, है ना, इसके विस्थापन का जो समीकरण आएगा, वो क्या होता है, ज्यावक्रिय होता है। ज्यावक्रिय का मतलब होता है कि वो किसकी होता है, साइन की फॉर्म में होता है, मतलब वो जो वेव होगी वो साइनोसोडियल होगी, ठीक है, ज्यावक्रिय तरंग होगी किसी भी टाइम के लिए, ठीक है ना, कोई टाइम होगा पर्टिकुलर, कोई परिमित टाइम होगा, वो क्या होता है उस टाइम इंटरवल के लिए ये जो इसका अपना तरंग आएगी वो कैसी होगी, ज्यावक्रिय होगी, साइनोसोडियल वेव होगी, और वो जो पर्टिकुलर टाइम होगा, यहाँ जितना टाइम लगा उसको मैं बोलूंगा टाउ सी, टाउ बोल दूंगा, टाउ 1 टाउ 2 बोल दूंगा, टाउ 3 बोल दूंगा, ठीक है, जितना भी टाइम लगेगा पर्टिकुलर, ये जो टाउ सी है इस पर्टिकुलर टाइम को जो परमिट टाइम लगा इसको बोलता हूं मैं काल, कालिक कला संबंधता काल, ठीक है भाई, क्या बोलता हूँ इसको मैं, कला संबंधता काल बोलूंगा, क्या बोलूंगा भाई इसको मैं, कला संबंधता काल बोलूंगा, संबंधता काल बोल सकते हो, ठीक है ना, कालिक कला संबंधता काल बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा, जितना जो परिमित टाइम लगा उसको मैं क्या बोलूंगा, कालिक कला संबंधता काल बोलूंगा, या संबंधता काल भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें भी दो चीजें हैं, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो ये अपने पास साइन वेव इस ज्यावक्रिय रूप में बनी, इस टाइप से बनी, क्या समझना भाई, जैसे, और इसका मैंने कोई समीकरण मान लो y इक्वल टू कितना a साइन, ये कितना आ जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, अगर कोई फाई का हो, फाई नहीं तो फाई कितना हो जाएगा 0। अब ये जो इक्वेशंस बनेगी, ये विस्थापन, ये टाइम की किसी भी वैल्यू के लिए, टाइम कितना, अगर माइनस इन्फाइनाइट से टाइम की वैल्यू कोई भी हो, टाइम के लिए क्या है साइनोसोडियल है, उसके के लिए क्या है ज्यावक्रिय ग्राफ है। लेकिन एक चीज देखने की है इसमें, जब ये ज्यावक्रिय ग्राफ तो है, साइनोसोडियल वेव तो है, तो अगर यहाँ कंडीशन में किसी टाइम t और किसी टाइम डेल्टा t की बात करूँ, डेल्टा t की बात करूँ, अगर जो डेल्टा t है वो वेरी वेरी लेस देन है कितना टाउ सी, ठीक है, संबंधता काल से अगर बहुत कम है ये टाउ सी, तो ये क्या होगा, कला संबंध होगा। कहने का मतलब ये है कि ये टाउ सी तो बहुत ज़्यादा है और ये डेल्टा t बहुत कम है, तो यहाँ जो भी पार्टिकल होंगे वो इसी कला में मिलेंगे, वो भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ही कला में मिलेंगे, मतलब उनकी कला क्या होगी, सेम होगी। अगर मान लो ऐसी कंडीशन आ जाए कि डेल्टा टी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कितना आ जाए टाउ सी, डेल्टा टी क्या आ जाए वेरी वेरी ग्रेटर देन कितना आ जाए टाउ सी, तो ये डेल्टा टी बहुत ज़्यादा हो गया, टाउ सी कम हो गया, तो हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन है जो इस वाले यहाँ पे भी रीजन में मिले, यहाँ की जगह मान लो यहाँ तक था तो ठीक है, अब मान लो यहाँ की जगह नहीं मिलके वो यहाँ मिले, तो ये इसके और इसके कंपेयर में तो क्या हो गए, दोनों अपोजिट फेज में हो, कला संबंध नहीं रही, कला उनकी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, कला क्या हो गई उनकी, डिफरेंट हो गई। ये चीज़ समझने की है, कंडीशंस हैं, ठीक है, तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ। देखना भाई, मैं लिखता हूँ किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब कुल ऊर्जा स्तर से कुल ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो वह फोटोन या ऊर्जा लिख सकता हूँ, आता है वह फोटोन या ऊर्जा का अवशोषण करता है, अवशोषण करता है, ठीक है भाई। लेकिन लेकिन जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है या वापस लौटता है, संक्रमण करता है, तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में वह फोटोन का उत्सर्जन करता है, वह फोटोन का उत्सर्जन करता है, इस स्थिति में वह फोटोन का उत्सर्जन करता है।
ठीक है। इसके लिए अब देखो फोटोन का उत्सर्जन किया तो फोटोन क्या है, एनर्जी है, एनर्जी वेव है, तो यही वेव क्या, साइनोसोडियल वेव। ठीक है, तो मैं लिखता हूं अतः किसी परिमित टाइम के लिए, कि परिमित समय के लिए इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन, परिमित समय के लिए इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन, ठीक है, ये विस्थापन समीकरण बोल सकते हो, तरंग फलन या विस्थापन समीकरण, विस्थापन समीकरण क्या वक्रीय प्राप्त होता, क्या वक्रीय प्राप्त, क्या वक्रीय प्राप्त होता है, परिमित समय को, इस परिमित समय को संबद्धता काल या कालिक कला संबंधता, ठीक है भाई, संबद्धता काल कहते हैं, इस परिमित समय को संबद्धता काल कहते हैं। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे इसको, संबद्धता काल बोलेंगे, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, कालिक कला संबद्धता बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, संबद्धता काल बोलेंगे, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, कालिक कला संबद्धता बोलते हैं। तथा इसे ही कालिक कला संबद्धता कहते हैं, कालिक कला संबद्धता कहते हैं, से ही कालिक कला संबद्धता कहते हैं। संबद्धता काल को, संबद्धता काल को संबद्धता काल को काल को टाउ सी से भी लिखा मिल सकता है किसी को, टाउ सी से प्रदर्शित करते, टाउ सी से प्रदर्शित करते हैं, करंट टाइम बोलते हैं, संबद्धता काल बोलते हैं। ठीक है, बाकी की बातें देख आगे करते। देखो मैंने क्या बताया कि मान लो, मैं मान लेता हूँ किसी कण बोल दो या इलेक्ट्रॉन बोल, किसी कण या इलेक्ट्रॉन का विस्थापन समीकरण, अगर विस्थापन समीकरण की बात करूं साइनोसोडियल, तो y इक्वल टू कितना, ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस कितना के एक्स। ठीक है, अतः x के किसी मान के लिए, x क्या है, पोजीशन, ठीक है, x के किसी मान के लिए समय, और समय कितना बनेगा भाई, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन का विस्थापन क्या वक्रीय प्राप्त हो, क्या वक्रीय प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन क्या आएगा भाई, क्या वक्रीय प्राप्त होता है। कैसे भाई, जैसे अगर इसकी बात करूं, ये अपना टाइम है और ये अपना पाई विस्थापन है, इसका साइनोसोडियल के और टी की कोई भी वैल्यू तो साइनोसोडियल मिलेगा हमें, इस टाइप से अपन को क्या मिलेगी, वेव मिलेगी, तरंग मिलेगी। ठीक है, अब सुनना मेरी बात भाई, अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो उसका पर्टिकुलर टाइम कोई, मैं मान लूँ कोई टी, अगर उसके बाद वो यहाँ आ गया जस्ट, ये कितना हो गया, टी प्लस कितना भाई, डेल्टा टी हो गया, टी प्लस कितना हो गया, डेल्टा टी। ठीक है, अगर ये जो डेल्टा है टी प्लस डेल्टा टी हो गया, ठीक है, अगर इनके बीच जो डिफरेंस आएगा टाइम का वो कितना आया, डेल्टा टी। ठीक है, देखना कंडीशन भाई, यदि जो ये डेल्टा टी है इसका मान बहुत बहुत कम है, किससे, टाउ सी बोले तो संबद्धता काल से या कालिक कला संबद्धता से। ठीक है, टाउ सी से बहुत बहुत कम है, तो ये क्या होंगे भाई, कला संबद्ध, ये क्या होगा भाई, कला संबंध का जो भी लाइट निकल रही है, ये कला संबंध। ठीक है, अगर मान लो ये टाइम बहुत ज़्यादा है, टाउ सी कम है,
अब ये टाइम हो सकता है एक बार यहाँ हो एक बार यहाँ के लिए, तो दोनों तो अपोजिट कला में हो गई, ये इस कला में ये इस कला में, कला क्या हो गई, चेंज हो गई, कला क्या हो गई, चेंज हो गई। तो दूसरी कंडीशन ये लिख देता हूं, यदि डेल्टा टी, और डेल्टा टी कैसे, इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कितना हो, टाउ सी, टाउ सी से बहुत ज्यादा हो, ये क्या हो जाएगा, कला असंबंध हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, कला असंबंध हो जाएगा, ये कला असंबंध स्रोत कंडीशन हो जाएगी। ठीक है ना। इसके लिए भाई कालिक कला संबंधता या संबंधता काल टाउ सी के लिए अगर डेल्टा टी, इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ इसके टाइम का डिफरेंस अगर लेस देन टाउ सी, टाउ सी का मान तो बहुत ज्यादा, टाउसी का मान तो क्या बहुत ज्यादा, तो टाई की वैल्यू कहीं वहीं उसके बीच में हो, तो वो क्या होगा, एक सेम फेज में होगा। वो क्या होगा भाई, एक सेम फेज में होगा। ठीक है, जब सेम फेज में होगा तो दोनों की कला क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और टाइम के सापेक्ष देखोगे क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी। यहाँ टाइम पे कैसे डिपेंड करेगी बताओ, यहाँ भी दोनों टाइम, ये है टाइम तो वेरी कर रहा है लेकिन दोनों क्या है, सेम फेज में, दोनों क्या है, सेम फेज में। लेकिन जब ये टाउ बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये टाइम इंटरवल ज्यादा हो जाएगा, तो हो सकता है एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ हो एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, तो दोनों क्या हो गए, अपोजिट फेज में, टाउ सी कम हो गया। ठीक है, तो संबंधता काल तो कम रह गया लेकिन डेल्टा टी ज्यादा हो गया, तो डेल्टा टी कहाँ चला गया, संबंधता काल से बाहर चला गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में सोर्स कैसा हो जाएगा, कला असंबंध सोर्स हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या था अपनी कला संबंधता, टाउ सी क्या कहलाता है, कला संबंधता काल कहलाता है। ठीक है भाई, जहां मैं लिख देता हूं, जहां टाउ सी, जहां टाउ सी, जहां टाउ सी भाई, जहां टाउ सी क्या है, संबद्धता काल है भाई, जहां टाउ सी क्या है भाई, संबद्धता काल, संबद्धता काल है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। टाउ सी क्या है भाई, ये संबद्धता काल है, टाउ सी क्या है भाई, ये संबद्धता काल है। ठीक है भाई, देखो आगे की बात करते हैं। और टाउ सी क्या है भाई, संबंधता काल है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, टाउ सी क्या होना चाहिए, कंडीशंस है। ठीक है, आगे की बात करता हूं मैं, जब टाउ सी क्या हो गया, संबंधता काल, तो देखो एक आती है संबंधता लंबाई, कोरेंस लेंथ आती है, यहाँ आती है कितनी भाई, कोरेंस लेंथ, संबंधता लंबाई, संबंधता लंबाई की बात करेंगे, देखना भाई एक संबंधता लंबाई। ठीक है, संबंधता काल को किससे लिखूंगा, टाउ सी से। संबंधता लंबाई क्या होगी, अब देखो संबंधता लंबाई क्या होती है, जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर क्या होता है बताओ, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, चाल इक्वल टू कितनी है, दूरी बटा कितना भाई, समय। अब देखो भाई, अब दूरी तो अगर मैं संबंधता लंबाई ले लूँ तो चाल कितनी, अब ये कितना है, लाइट है, लाइट की वेलोसिटी, फोटोन है, फोटोन की वेलोसिटी, लाइट वेलोसिटी, सी के बराबर, ये हो जाएगा सी, और लंबाई को कितने, दूरी को कितने लिख दिया, एल, टाइम कितना हो गया, टाउ सी, तो एल इक्वल टू कितना, सी टाउ सी हो गया, एल इक्वल टू कितना हो गया, सी टाउ सी हो गया। तो मैं लिखूंगा संबंधता काल में तरंग द्वारा या प्रकाश तरंग द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, संबंधता काल में तरंग या प्रकाश की तरंग द्वारा चली गई दूरी, जितना संबंधता काल था उसमें जितनी दूरी ट्रेवल की उसने, वो क्या कहलाएगी, संबंधता लंबाई कहलाएगी। संबंधता लंबाई, उसको मैं किससे लिखूंगा, कैपिटल एल से लिखूंगा, उसको मैं किससे लिखूंगा भाई, कैपिटल एल से लिखूंगा। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो भाई संबंधता लंबाई। ठीक है, संबंधता लंबाई की बात करता हूँ तो मैं लिखता हूँ संबंधता काल में, ठीक है भाई, मैं लिखता हूँ संबद्धता या संबंधता काल में, संबंधता काल में, और संबंधता काल को लिखना चाहो तो लिख दो संबंधता काल टाउ सी, संबंधता काल टाउ सी में प्रकाश तरंग द्वारा, प्रकाश तरंग द्वारा, संबंधता काल टाउ सी में प्रकाश तरंग द्वारा चली गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय गई तय की गई दूरी क्या कहलाती है भाई, संबंधता लंबाई कहलाती है। तय की गई दूरी क्या कहलाएगी भाई, संबंधता लंबाई कहलाती है। तय की गई दूरी क्या कहलाती है, संबंधता लंबाई कहलाती है। तय की गई दूरी क्या कहलाती है भाई, संबंधता लंबाई कहलाती है। आई बात समझ में, क्या कहलाएगी, संबंधता काल में जितनी तय करेगी प्रकाश तरंग वो क्या कहलाएगी, संबंधता लंबाई कहलाती है। इसे कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एल से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं भाई। लिखेंगे भाई कैपिटल एल से, देखो भाई कि मैं लिख देता हूँ, अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, चाल इक्वल टू बटा समय, चाल इक्वल टू कितना बताओ, दूरी बटा कितना लिखा था भाई, समय लिखा था। ठीक है, अब देखो चाल तो प्रकाश है, फोटोन है, एच न्यू है, टीएम वेव है, तो कितना लाइट वेलोसिटी सी, लाइट वेलोसिटी सी, दूरी कितनी, जितनी दूरी तय करेगी एल हो गई, और टाइम कितना था टाउ सी,
एल इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, समानता लंबाई सी टाउ सी आ गया भाई। सी का मान तुम जानते हो, लाइट वेलोसिटी 10⁸ 8, ठीक है भाई। सी इक्वल टू कितना आ गया, सी इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, एल इक्वल टू कितना, सी टाउ सी। तो एल क्या कहलाती है भाई, संबंधता लंबाई, कोरेंस लेंथ कहलाती है। एल क्या कहलाएगी, कोरेंस लेंथ संबंधता लंबाई कहलाती है। एल क्या कहलाएगी, संबंधता। और सी क्या है यहाँ पे, सी है प्रकाश का वेग, प्रकाश की चाल बोल सकते हो, प्रकाश का वेग, ठीक है भाई, प्रकाश का वेग या बोल सकते हो चाल, ठीक है। वेक्टर फॉर्म की बात नहीं कर रहे अपन, वैल्यू की बात कर रहे हैं। वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁻⁴ भाई, 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये संबंधता काल था, ये संबंधता लंबाई है, ये संबंधता काल है, ये संबंधता लंबाई है। एक चीज की और चर्चा करता हूं आप, ठीक है भाई। देखो मैं बात करता हूं, चूंकि तुमने पढ़ा होगा म्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्बडा, आवृत्ति ऐसे पढ़ा होगा। अगर मैं और डिटेल में जाना तो ऐसे पढ़ा होगा कि आवृत्ति जो तरंग दैर्ध्य के क्या होती है, व्युत्क्रमपाती। जब समानुपाती का चिन्ह रहेगा तो क्या आता है, कॉन्स्टेंट। म्यू इक्वल टू कितना आता है, सी अपॉन लैम्बडा, इक्वल टू कितना आता है भाई, सी अपॉन लैम्बडा। मैंने दोनों तरफ क्या किया, अवकलन से भाई, अवकलन किया, अवकलन किया और इंटरवल के लिए किया अवकलन से। तो अवकलन देखना भाई, चेंज निकाल रहा हूं, इधर मैंने किया डेल्टा न्यू, तो यहाँ बन जाएगा सी अपॉन कितना, लैम्बडा स्क्वायर डी लैम्बडा, सी अपॉन डेल्टा स्क्वायर डी लैम्बडा बन जाएगा। अब मेरी बात सुनो भाई, ये जो माइनस साइन है वो क्या दिखा रहा है, चेंज को प्रदर्शित कर रहा है। माइनस साइन चेंज को कैसे, जैसे यहाँ था आवृत्ति ज्यादा तो तरंग दैर्ध्य कम, और तरंग दैर्ध्य ज्यादा तो आवृत्ति कम, ठीक है। तो वो चेंज को प्रदर्शित कर रहा है, वो चेंज को दिखा रहा है। तो मैं बात कर लेता हूँ परिमाण से भाई, परिमाण से है ना, माइनस साइन कमी ज्यादा को दिखा रहा है। ये कितना बनेगा, डेल्टा म्यू का परिमाण लिया तो कितना बन जाएगा, सी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, और ये भी कितना लिख दूँ, डेल्टा लैम्बडा ही लिख दूँ इंटरवल के लिए। ये डेल्टा लैम्बडा, तो ये कितना बन गया, डेल्टा लैम्बडा। परिमाण की बात की तो ये चीजें आ गई निकल के, परिमाण की बात की तो ये चीजें निकल के आ गई, ठीक है। अब देखो अपन को एक चीज और पढ़ी होगी, अगर ने ये पढ़ा होगा कि जो आवर्तकाल होता है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमपाती होता है। अगर मैं आपसे बात करूं इक्वल टू कितना होता है, 1/t मतलब टाइम, तो इसको ऐसे लिख दूं न्यू इक्वल टू 1 कितना, टाउ सी। और ये चेंज की बात कर रहा है तो न्यू इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, 1/टाउ सी लिख सकता हूँ, 1 कितना, टाउ सी। मतलब आवर्तकाल आवृत्ति का क्या है, ये टाइम ही तो है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स होता है। ये वही भाई आ गया, ठीक है ना। 1/टाइम लिखूं या आवृत्ति डेल्टा न्यू लिखूं, एक ही बात है। तो यहाँ से देखना भाई, यहाँ से क्या बनेगा, मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा न्यू, है ना, परिमाण की बात है, टी अपॉन कितना, लैम्बडा स्क्वायर डेल्टा लैम्बडा, और इसको लिख सकता हूँ 1 कितना भाई, टाउ सी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 1/टाउ सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी, ठीक है। ये तो यहाँ से मैंने निकाल के लिखा, और ये क्या है, आवृत्ति, और ये टाइम है, 1/टाइम, 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल समय होता था, समय का रिवर्स क्या होता है, आवृत्ति होता है। तो ये टाउ सी क्या है, अपना परिमित टाइम था, जो संबंधता काल बोलते हैं जिसको, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं एक लेसन निकालना चाह रहा हूँ आपके लिए, जो अपने क्वेश्चंस आते हैं उस, देखो तो मैं बात करता हूँ संबंधता लंबाई की भाई, बहुत अच्छा फॉर्मूला निकल के आएगा, कुछ चीज निकल के आएंगी। संबंधता लंबाई, यहाँ से बनी ये संबंधता लंबाई, और संबंधता लंबाई एल इक्वल टू कितनी थी अपनी, सी टाउ सी। एल इक्वल टू कितनी थी भाई, सी टाउ सी। टाउ सी, तो टाउ सी की वैल्यू रखूँ मैं यहाँ से, तो इसका रिवर्स करके रखूँगा, टाउ सी की वैल्यू रखूँ। देखो अगर यहाँ से मैं टाउ सी निकालना चाहूँ भाई, टाउ सी को ऐसे ले सकता हूँ, लैम्बडा स्क्वायर डेल्टा लैम्बडा इंटू सी। यहाँ से इस इक्वेशन से देखो टाउ सी करूँ तो इसका रिवर्स करूँगा, लैम्बडा इसको ऊपर आ गया, डेल्टा लैम्बडा और सी नीचे आ गया। तो यहाँ टाउ सी की जगह ये वैल्यू रखूँ तो ये बनेगा सी, और इंटू कितना भाई, लैम्बडा स्क्वायर सी कितना, और डेल्टा लैम्बडा बन गया, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, लैम्बडा स्क्वायर अपॉन कितना बन गया बताओ, डेल्टा लैम्बडा। एक ये फॉर्मूला बन गया। एक तो कोरेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या, सी इंटू टाउ सी। एक फॉर्मूला बना लैम्बडा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर अपॉन कितना बना, डेल्टा लैम्बडा। एक फॉर्मूला और बनाते हैं अपन, चलो एक फॉर्मूले की और ट्राई करें यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस वाली फॉर्म से बनाना चाह रहा हूँ, इस वाली फॉर्म से बनाना चाह रहा हूँ। देखो इसको और इसको देखो, 1/टाउ सी है, 1 क्या है, टाउ सी। अगर मैं टाउ सी की वैल्यू यहाँ रखूँ तो 1/म्यू रख सकता हूँ, टाउ सी की वैल्यू रखूँ तो यहाँ से क्या रख सकता हूँ, 1/म्यू। देखो भाई एक और फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ से एल इक्वल टू कितना है अपने पास, सी टाउ सी है, सी कितना है भाई, टाउ सी। या फिर इसको लिखूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/टाउ सी, ये किसके बराबर है, 1/टाउ सी। अगर टाउ सी की वैल्यू रखूँ मैं, इसको चेंज कर सकता हूँ, तो भी 1/ में क्या बोल सकता हूँ, टाउ सी बोल सकता हूँ। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, 1/टाइम आएगा, तो भी मैं क्या बोल सकता हूँ, 1/टाउ सी बोल सकता हूँ, ठीक है भाई।
तो टाउसी का मान यहाँ रखूंगा तो म्यू क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा नीचे। तो एल इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ से, सी अपॉन कितना डेल्टा न्यू बनेगा। यहाँ से एल इक्वल टू कितना बनेगा, सी अपॉन डेल्टा न्यू बनेगा। ठीक है भाई, दिक्कत नहीं है। तो ये अपने फॉर्मूले बने किसके भाई, एल इक्वल टू एक तो होता है सी टाउ सी, सॉरी एल इक्वल टू होता है सी इंटू टाउ सी। ठीक है भाई, एक फॉर्मूला बना अपना कितना यहाँ से, सेकंड वाला फॉर्मूला लैम्डा स्क्वायर अपॉन कितना डेल्टा लैम्डा, और एक फॉर्मूला बना अपना कितना सी अपॉन कितना डेल्टा न्यू। ये अपॉन कितना बना डेल्टा न्यू, क्योंकि टाउ सी को मैंने क्या रख दिया, 1 अपॉन आवृत्ति रख दिया, टाइम था ये। ठीक है, ये फॉर्मूला देखना भाई, यहाँ से कुछ है कई बार छोटा क्वेश्चन जो बन सकता है। ठीक है, अब ये तो अपनी संबंधता लंबाई हो गई, ये अपनी क्या हो गई भाई, संबंधता लंबाई। इस बेस पे अपने जो प्रकाश स्रोत होते हैं वो दो टाइप से होते हैं। टाइप से अपने जो प्रकाश स्रोत होंगे वो दो टाइप से होते हैं, और उनके बारे में अपन को जानना है थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ संबंधता लंबाई के आधार पर। ठीक है भाई, बात कर लेता हूँ संबंधता लंबाई के आधार पर। देखना भाई, संबंधता लंबाई का एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, एल इक्वल टू कितना टाउ सी, याद होना चाहिए आपको, लेमडा स्क्वायर कितना लेमडा, या फिर सी अपॉन कितना डेल्टा म्यू। ठीक है, मैं लिख देता हूँ डेल्टा म्यू है, वी मत समझना, बनेगा कितना अपना सी अपॉन कितना डेल्टा न्यू है ना। इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखना। अब इसके आधार पर देखो, संबंधता लंबाई के आधार पर भाई, संबंधता लंबाई, संबंधता लंबाई के आधार पर, संबंधता लंबाई के आधार पर भाई, संबंधता लंबाई के आधार पर प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। देखना कौन कौन से प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के, प्रकाश स्रोत कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है अपना आदर्श प्रकाश स्रोत, या फिर आदर्श स्रोत बोल दो, एक बात है। और एक होता है अपना वास्तविक प्रकाश स्रोत, एक होता है अपना कौन सा वास्तविक। आदर्श और वास्तविक से क्या मतलब है, तुम अपन वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पढ़ते थे, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पढ़ते थे। वोल्टेज सोर्स दो प्रकार के, एक आइडियल होता है एक रियल होता है, और करंट सोर्स भी दो टाइप के, एक आइडियल और एक रियल। तो वैसे ही यहाँ सोर्स की बात करूंगा मैं, लाइट सोर्स की, तो लाइट सोर्स दो टाइप के, एक आइडियल सोर्स, रियल सोर्स। अब देखो आइडियल सोर्स क्या होगा, आइडियल सोर्स ऐसा सोर्स होगा जिसमें केवल और केवल वन जो वेवलेंथ है, वन वेवलेंथ बोले वन आवृत्ति, एक ही आवृत्ति का क्या मिलेगा, लाइट मिलेगी। अपनी लेजर लाइट बचपन क्लास में आपने पढ़ा होगा छोटी, या कभी मेले वगैरह में गए होंगे तो वहां से लेजर लाइट लाए होंगे। लेजर लाइट मतलब छोटी सी लाइट आती है, बहुत दूर तक जाती थी, रेड कलर का। ठीक है, तो मतलब उसमें सिंगल और सिंगल रेड कलर का ही लाइट होता है। ठीक है, और वो फैलता नहीं है, फिर डिस्टर्ब नहीं होता, तभी तो वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है। ठीक है, तो मैं उसी की बात कर लेता हूँ। आइडियल जो सोर्स होता है केवल और केवल सिंगल फ्रिक्वेंसी, सिंगल फ्रिक्वेंसी का मतलब उसकी जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ वन होती है, सिंगल होती है, एक ही लाइट का कंडीशन मिलेगी अपन को, लाइट मिलेगी, कोई लाइट नहीं मिलेगी। मतलब उसकी वेवलेंथ जो भी रहेगी, या फिर बोलूँ तो आवृत्ति जो शार्प रहेगी, एकदम सिंगल वैल्यू रहेगी। जबकि मैं अगर वास्तविक सोर्स की बात करूँ, रियल सोर्स, तो रियल सोर्स में वेवलेंथ होती है जो साइड वेवलेंथ भी आ जाती है, मतलब उसमें एक से ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट होती है, मतलब उसमें फ्रिक्वेंसी जो होती है आवृत्ति वो कुछ रहेगी। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ आदर्श प्रकाश स्रोत की। ठीक है, एक बार मैं ग्राफ से बताता हूँ। अगर आपको आइडियल सोर्स की मैं बात करूँ, आइडियल सोर्स की, इधर कितनी तीव्रता है ना, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कितना है आई, और ये क्या है अपनी आवृत्ति। अगर इसके बीच में ग्राफ बनाऊं आइडियल का, तो आइडियल में केवल और केवल सिंगल अपनी, आइडियल में केवल और केवल सिंगल, कोई इसमें फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं मिलती, केवल और केवल वन फ्रीक्वेंसी की लाइट मिलती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, शार्पनेस दिखाना चाहो तो बिल्कुल शार्प दिखा दो। केवल और केवल कितना सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट मिलती है। अगर इसकी मैं वेवलेंथ म्यू की बात करूँ तो इसको कोई म्यू नाइट बोल दूँ, ये कोई आवृत्ति है। ये किसकी बात हुई भाई, आदर्श सोर्स की बात हुई। ये क्या है अपना आदर्श स्रोत, ये अपना क्या है आदर्श सोर्स, सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट है, मतलब सिंगल वेवलेंथ है। अगर मैं रियल की बात करूँ आपसे, रियल सोर्स की बात करूँ तो ये कोई इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बोले तो तीव्रता, ये कोई इंटेंसिटी तीव्रता, और ये अपनी क्या है इधर आवृत्ति है, ये अपनी क्या है भाई आवृत्ति। तो इसमें जो आवृत्ति है, इस वेवलेंथ है जो डिफरेंट मिलेगी, वो टाइप से कुछ रेंज में मिलती है, इस टाइप से कुछ रेंज में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ रेंज मिलेगी।
ठीक है। जैसे ये अपनी मैं आइडियल की बात करूँ तो आइडियल में केवल और केवल सिंगल पॉइंट ए म्यू नॉट, और इसमें क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा म्यू मिलेगा, मतलब इस रेंज में फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, मतलब इस रेंज में वेवलेंथ मिलेगी। ठीक है, सारी वेवलेंथ लाइट मिलेगी कुछ टर्म में। जबकि जो आइडियल होता है, आइडियल में केवल केवल और सिंगल फ्रीक्वेंसी बोले तो सिंगल ही वेवलेंथ, मतलब मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो। ठीक है, तो ये कौन सा सोर्स होगा, अपना वास्तविक सोर्स। कौन सा सोर्स होगा, वास्तविक सोर्स। यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछेगा वो मैं बताऊंगा, देखना। यहाँ से क्वेश्चंस ये पूछेगा कि आदर्श स्रोत तथा वास्तविक स्रोत के लिए जो समानता काल समानता लंबाई का मान कितना होता है, ये आपसे क्वेश्चन छोटे नंबर के अंदर। ठीक है, जो छोटे नंबर में क्वेश्चन आता है उसके लिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, तो अपन देखते हैं। चलो आदर्श स्रोत की बात कर लेते हैं। इसके लिए समानता लंबाई समानता काल कितना होता है, यहाँ आदर्श स्रोत की बात करता हूँ पहले, और फिर मैं वास्तविक स्रोत की बात कर लूंगा। आदर्श स्रोत, अब आदर्श स्रोत के लिए देखो अपने पास समानता लंबाई एल का फॉर्मूला कैसे था, एल इक्वल टू कितना, सी टाउ सी, या फिर कितना लेमडा स्क्वायर अपॉन कितना डेल्टा लेमडा, या फिर कितना था सी अपॉन कितना डेल्टा म्यू। ठीक है, तो अपन जब आदर्श स्रोत की बात कर रहे थे तो अपन ने क्या देखा था, यहाँ पे सिंगल और सिंगल फ्रीक्वेंसी मतलब डेल्टा न्यू। अगर मैं इसमें डिफरेंस की बात करूं तो डेल्टा न्यू टेंस टू क्या लूंगा, जीरो। केवल केवल एक सिंगल फ्रीक्वेंसी करने का है ही नहीं, तो डेल्टा न्यू की बात करूंगा तो टेंस टू कितना दे सकता हूँ, जीरो। तो आदर्श स्रोत के लिए चूंकि डेल्टा न्यू कितना होता है, टेंस टू जीरो। संबंधता लंबाई की बात करूं, संबंधता लंबाई एल, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, डेल्टा न्यू टेंस टू जीरो, तो एल टेंस टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। एल टेंस टू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। संबंधता लंबाई है ये, ठीक है ना। संबंधता लंबाई कितनी हो गई भाई, इनफाइनाइट हो गई। अगर संबंधता काल की बात करूं मैं आपसे, संबंधता काल की बात करूं तो संबंधता काल कितना होता है, टाउ सी, और टाउ सी अभी पढ़ाया था 1 डेल्टा म्यू। क्यों, ये टाइम है, ये फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति टाइम का क्या होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, तो डेल्टा न्यू कितना हो जाएगा इसमें भी, कि इस वाले केस में डेल्टा न्यू टेंस टू कितना होता है भाई, जीरो। टाउ सी संबंधता काल भी कितना हो जाएगा, टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा। ये चीज आपसे पूछेगा भाई वो क्वेश्चन, कि वास्तविक स्रोत और इनके लिए, वास्तविक स्रोत और आदर्श स्रोत के लिए समानता काल और समानता लंबाई के मान को, तो आदर्श स्रोत के लिए समानता लंबाई भी इनफाइनाइट होती है और समानता काल भी कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। अब देखो दूसरी बात, जबकि अगर मैं वास्तविक स्रोत की बात करूं, वास्तविक स्रोत तो इस वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, तो इसका मान अनंत नहीं कम मान प्राप्त होता है। वास्तविक स्रोत से इनफाइनाइट कम वैल्यू प्राप्त होती है। लिख दूं यहाँ वास्तविक दूसरा कौन सा भाई, वास्तविक स्रोत, दूसरा वास्तविक स्रोत के लिए लिख दूं मैं, देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है भाई, क्यों, डेल्टा न्यू का कुछ मान आएगा तो उसका भाग लगाऊंगा, यहाँ भी वो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ वास्तविक स्रोतों के लिए, वास्तविक स्रोतों के लिए, वास्तविक के लिए समानता काल तथा समानता लंबाई, काल वास्तविक स्रोत के लिए समानता काल टाउ सी तथा समानता लंबाई, भाई समानता लंबाई काल टाउ सी तथा समानता लंबाई एल के मान कम प्राप्त होते हैं, अनंत नहीं होते हैं, के मान कम, उनके कंपेयर में कम प्राप्त होते हैं, मान कम प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आइडियल सोर्स के लिए कितना होता है, रियल सोर्स के लिए कितना होता है, फाइनाइट होते हैं के लिए, लेकिन रियल के लिए कुछ वैल्यू होती है, उससे डिवाइड होगा तो मतलब उनसे इनफाइनाइट कम आएंगे मान के, उनके कंपेयर में। ये थे अपने आइडियल और रियल सोर्स। एक चीज की और बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो आइडियल और रियल सोर्स है, तो कोई भी जो सोर्स होगा, अगर मैं उसकी बात करूंगा, कोई भी जो सोर्स होगा अगर बात करूंगा, तो उसमें क्या होता है, उसकी परिशुद्धता का मापन किया जाता है। ठीक है? जैसे एक वर्णी आइडियल सोर्स की परिशुद्धता कितनी होगी, तो उसका एक फैक्टर दिया जाता है। जैसे अपन वाला पढ़ेंगे, मैकेनिक्स वाला पोर्शन पर, वहाँ एक क्वालिटी फैक्टर आता है। एलसीआर श्रेणी समांतर पढ़ेंगे सारी चीजें, तो क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी चेक करने का गुणांक। तो इसी प्रकार यहाँ भी प्रकाश स्रोत है, क्वालिटी चेक करने का एक क्या है, पैरामीटर है। मतलब वैसे ही एक क्वालिटी फैक्टर है जिसको कैपिटल क्यू से तो बोलते हैं परिशुद्धता या स्पष्टता बोलते हैं। तो वो रहे, उसकी ओर चर्चा कर लेता हूँ। नोट देख के लिख, इसी में लिख लो, इसी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत
प्रकाश स्रोत की एक वर्णीयता, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत की एक वर्णीयता या स्पेक्ट्रमी परिशुद्धता या स्पेक्ट्रमी परिशुद्धता, परिशुद्धता का मापन एक प्राचाल कैपिटल निम्न प्रकार किया जाता है, निम्न प्रकार किया जाता है, प्रकार किया जाता है। भाई कैसे करेंगे भाई, इसका फॉर्मूला होता है क्यू, तो बोलते हैं एकवर्णीयता या स्पेक्ट्रमी परिशुद्धता बोलते हैं, ठीक है। और ये आता है कितना, डेल्टा म्यू अपॉन न्यू से, डेल्टा न्यू अपॉन किससे भाई, अब देखो आइडियल जो सोर्स होता है उसके लिए डेल्टा न्यू जीरो का मान कितना हो जाएगा, जीरो। मैं बात कर लेता हूँ आदर्श स्रोत के लिए, आदर्श प्रकाश स्रोत के लिए, आदर्श प्रकाश स्रोत के लिए भाई आइडियल प्रकाश स्रोत करूँ तो आइडियल में कितना हो जाएगा, चूंकि डेल्टा न्यू टेंस टू कितना, जीरो, तो टेंस टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब इनका जो परिशुद्धता स्पेक्ट्रम है देखना, आदर्श प्रकाश स्रोत या उच्च कोटि की एक वर्णीयता, एक वर्णीयता वाले प्रकाश स्रोत, वाले प्रकाश स्रोत, वाले प्रकाश स्रोत स्पेक्ट्रमी परिशुद्धता प्राचाल, स्पेक्ट्रमी परिशुद्धता प्राचाल, परिशुद्धता प्राचाल का मान, का मान देखो क्यू टेंस टू, अगर डेल्टा न्यू टेंस टू जीरो लेते हो तो क्यू टेंस टू भी कितना हो जाएगा, जीरो। प्राचल का मान क्यू टेंस टू कितना, जीरो प्राप्त होता, टेंस टू प्राप्त, ठीक है भाई। तो ये चीजें थी, कल में अपन इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे और जानेंगे कि कैसे आइडियल सोर्स होगा, कैसे कोई रियल सोर्स होगा, कब इस पर प्राचाल आएगा, कब कैसे आएगा, ठीक है। तो ये था अपनी कालिक कला संबंधता, ये थी अपनी क्या, कालिक कला संबंधता। इसके बाद मैं बात करूंगा स्थानिक कला संबंधता की, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना करते हैं, तो दो ही लेक्चर है, सेकंड लेक्चर ही है इस तरीके से। पहले लेक्चर मैंने थोड़ा बेसिक आज ये है ना, कल के टॉपिक में स्थानिक कला संबंधता क्या होती है, उसके बाद वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट के टाइप जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को शेयर सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो। कभी आज के लिए इतना ही, ओके।